चलिए अब हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है। हम लोग ने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। हमने सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स देखे, सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स देखे, और अब हम देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास फॉर द कंटिन्यूस बॉडीज़, है ना, या फिर यूनिफॉर्म बॉडीज़ जो कहा जाएगा, इस तरह से रेगुलर बॉडीज़। देखो तीसरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस। मैं थोड़ा ये पार्ट थोड़ा स्पीड में लूँगा क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आज के आज ये पूरा हो जाए। कोशिश है, देखते हैं सफल होती है कि नहीं होती है। तो आप लोग भी एकदम फटाफट लिखते रहना, फास्ट, है ना, बिल्कुल इधर उधर और तक ऐसे बातें मत करते बैठ जाना, ठीक है। चलो इधर, इफ वी कंसिडर, ध्यान दो बेटा, इफ वी कंसिडर द बॉडी टू हैव कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं ये मान के चलूं कि एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, अरे कहने का मतलब भैया यूनिफॉर्म बॉडी है और कुछ नहीं, ऑफ मैटर, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM मतलब सेंटर ऑफ मास, is calculated as XCOM is equals to इंटीग्रेशन x इंटू dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर भाई dm बॉडी यूनिफॉर्मली है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारे पास मास यूनिफॉर्म है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, YCOM is equals to इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm अपॉन m। फिर उसके बाद ZCOM, ये है आपका z इंटू इंटीग्रेशन z इंटू dm अपॉन इंटीग्रेशन इंटू dm, इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू dm अपॉन m। याद रखना ये कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, इस तरह से, ठीक है। वेयर जहां पे dm इज द मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, जहां पर dm जो है वो क्या है बेटा, मास ऑफ एलिमेंट है, एंड x, y, z आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या बोल रहा है कि एक मान लो तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म बॉडी है, कोई भी शेप की हो सकती है, एक रॉड हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर लैमिना हो सकता है, एक सर्कुलर लैमिना हो सकता है, एक सर्कुलर आर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो तुमको अगर उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना रहा तो कैसे करेंगे? तुम सबसे पहले उस बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ोगे, बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ोगे, उस बॉडी के टुकड़े को अपन बोलते हैं एलिमेंट, और छोटे से टुकड़े का मास कितना रहेगा भैया, dm, इसका मास कितना है, dm। अब आप देखेंगे इस छोटे से टुकड़े का सेंटर ऑफ मास, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, इस छोटे से टुकड़े का x कोऑर्डिनेट कितना है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, इसका z कोऑर्डिनेट कितना है, और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पर dm यानी मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में,
मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में, उसके बारे में कोई ना कोई हमें नॉलेज दी जाएगी। बोले समझा नहीं सर कैसे? मैं बोलूँगा देखो यहाँ पर कैसा है यार, यहाँ तो बोले लगातार सेम आएगा, यहाँ कैसा आएगा, लगातार सेम आएगा। तो भाई ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx, इस तरह से। अच्छा यहाँ पर क्या रहेगा भैया? तो भाई देखो ऐसा है कि यहाँ अगर जब भी आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो मास क्या होगा, डबल होते चला जाएगा। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो मास में क्या क्या बदलाव आएगा उसके बारे में वो रहेगा कि मान लो m इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है कि हर 1 मीटर डिस्टेंस जाने पर तुम्हारा मास डबल हो जा रहा है। 1 मीटर डिस्टेंस या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जाने पे तुम्हारा मास क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है ना। यहाँ छोटा सा मास है, तुम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े मास डबल हो गया, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े मास डबल हो गया, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े मास डबल हो गया। आई बात समझ में तुमको? तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे को क्या है उस चीज़ के लिए इक्वेशन दी रहेगी। तो भैया हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये इस तरह से इसका सेंटर ऑफ मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पहले नज़र में देखने में समझ में बिल्कुल नहीं आता है कि साला यूज़ कैसे होगा, ये कैसे यूज़ होगा, कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मेरे पास रॉड है, अगर मेरे पास रॉड है, सिर्फ एक यूनिफॉर्म रॉड है, हो सकता है वो ऐसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली हो, या फिर हो सकता है बेसबॉल बैट के जैसा बढ़ती हुई मास सेक्शन वाली हो, या दिखने में ऊपर से ऐसी लगेगी, मगर हो सकता है कि पहले पहले शुरुआत में डेंसिटी कम होगी और जैसे जैसे आगे जाता हूँ तो पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ रही है। तो ऑफकोर्स पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ रही तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ रहा है, मास। तो इस सिचुएशन में हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो उस सिचुएशन में बेटा अगर तेरे को सिर्फ रॉड का कैलकुलेट करना है तो टेंशन ही खत्म, तेरे को सिर्फ एक्स वाली बात करना है कैलकुलेट, है ना। तू क्या करेगा? सबसे पहले डीएम स्ट्रैटेजी देख लो, क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेंगे। तू सबसे पहले क्या करेगा, डीएम कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक मास पकड़ेगा। हाँ जी भाई मैंने ये वाला मास पकड़ लिया, डीएम। इसकी लंबाई क्या ले लेंगे, डीएक्स। इसकी लंबाई क्या ले लेंगे अपन, डीएक्स। तो सबसे पहले देखो आप क्या बोलेंगे, सर इक्वेशन में एक्स में और ये डीएम में अच्छा नहीं लग रहा, एक तो इक्वेशन एम में लेकर आ जाओ या डीएम को डीएक्स बना डालो, या डीएम को अरे भाई इंटीग्रेशन तुम पढ़ते, मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या आएगा, सर एक्स क्यूब अपॉन 3। कभी मैं तुमको बोला कि एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, अब बता क्या आएगा। तुम अगर बोलेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3, जूतों से मारूंगा तुमको, है ना। पॉसिबल है क्या ऐसा? भाई ये सर एक्स ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल, इसको भी कर सकते हो, तरीका अलग है। हायर मैथमेटिक्स में होता हो, अपने लोअर मैथमेटिक्स की बात करो भी, तुमको उसके आगे जाना ही नहीं है। नीट वालों को, जेई वालों को बहुत आगे जाना है ना। तो भाई ऐसा है कि मैं बोलूँगा सर ये तो होता ही नहीं पॉसिबल, है ना। 12th के लेवल तक तो हम इसके पढ़ते ही नहीं, यहाँ पर इसके ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये ऐसा है चलता। तो भाई हाँ नहीं चलता, ये बात सही है। ये दो अलग अलग वेरिएबल हो गए, ये एक्स की खानदान का हो गया, ये टी की खानदान का हो गया, दोनों का मिलन नहीं हो सकता। तो बोले अब क्या करेंगे, तो एक तो एक्स को टी वाला बना दो या टी को एक्स वाला बना दो। बोले अब कैसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम क्या करते हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या करते हैं मालूम है बेटा, अक्सर हम डीएम को डीएक्स वाला बना देते हैं, डीएम को डीएक्स वाला बना देते हैं। फिर डीएम को डीएक्स वाला बनाने पे क्या होता, उसकी इक्वेशन एक्स में और साथ में डीएक्स आ जाता, फिर प्रॉपर तरीके से उसका इंटीग्रेशन हो जाता, फिर टेंशन नहीं रहता, है ना। तो फिर भी एक बार अच्छे से देखेंगे हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अभी एक जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको सामने, इसका आंसर आपको बिना कैलकुलेट कर पता है। बोले क्या बात कर रहे सर, तुम देखो तो सही क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आ रहा है। सपोज a uniform rod of mass capital M and length capital L is lying along x-axis with one end at x equals to 0 and the other end at x is equals to L. Calculate the location
ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड। तो तुम्हारे पास एक रॉड है जो यूनिफॉर्म है एकदम। अगर मैं मान लो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, ये है वाई एक्सिस और ये है बेटा एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो ये रॉड इस तरह से आ रहा है कि उसका एक एंड ओरिजिन पे आता है, तो दूसरा एंड यहाँ कहीं तो भी आ रहा है एट ए डिस्टेंस L, x इज इक्वल्स टू L पे आ रहा है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? तुमको मालूम है बीचों बीच आएगा, L/2 पे आएगा। सीधा सीधा प्लेन रॉड है ना, उसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच जाने वाला है L/2 पे। हाँ वो है, हमको तो मालूम है, मैथमेटिकली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। अब बोले देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो भैया ये बॉडी 1D 2D 3D कौन सी बॉडी है? 1D मालूम है ना। 1D बोले तो क्या, जो सिर्फ x एक्सिस पे हो या सिर्फ y पे हो या फिर सिर्फ z पर हो, उसको x बोलते हैं। कोई भी दो एक्सिस के बीच में हो तो, जैसे कि डिस्क होता है, रिंग होता है, ये 2D, स्फीयर जो होता है वो 3D। तो भैया ये एक 1D डायमेंशनल बॉडी है, तो मुझे 2 2 3 3 नहीं, बस ये वाला चाहिए। मतलब इसका एक जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेगा? x एक्सिस पे ही होगा। आई बात समझ में? हाँ जी बोले भाई, आप बोल रहे हैं ना इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे होगा, तो कैसे होगा? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन x एक्सिस, देखो भाई आप कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ओके चलो भाई मान लिया। अब सवाल उठा कि मैं डी एम कैसे निकालूंगा। डी एम बोले तो क्या है? छोटा सा टुकड़ा तुम पकड़ते हैं। डी एम बोले तो क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा तुम पकड़ते हैं, उसका मास होता है। तो भाई देखो ये मैं एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ता हूँ, इसका मास है डी एम। इस छोटे से टुकड़े की जो लंबाई होगी वो होगी डी एक्स। अच्छा ये यहाँ से ओरिजिन से कितना दूर पे है? x पकड़ो डिस्टेंस, है ना। रैंडमली पकड़े ना तुमने क्या करा, इसको रैंडमली पकड़ के आया ना तुम्हें यहाँ पर से। तो भाई ठीक है, देखो यहाँ पर से इस तरह से आएगा। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, है ना। अपने को क्या बनाना पड़ता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए और आपने छोटा सा एलिमेंट पकड़े और आपने बोले अच्छा देखो ये एलिमेंट ना x दूरी पे है। याद रखना, अगर तुमने डिस्टेंस x लिए तो ये dx होना चाहिए, अगर तुमने डिस्टेंस l लिए तो ये dl होना चाहिए, अगर तुमने ये r लिए तो ये dr होना चाहिए, ये याद रखना। मगर dx ही लेना तुम्हें, x में करो सॉल्व। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या? तो देखो ठीक है भाई, जो तुम ये टुकड़ा बोल रहे हो इसका मास तुम dm बोल रहे हो ना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ m/l इंटू dx लिख सकता हूँ। आया ना? ये समझ में आया क्या? कैसे? नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया m/l इंटू dx कैसे? अच्छा एक बात बता, ये देख ये पेन जो है ना ये 20 ग्राम की है वजन में, मास में सॉरी, कितनी की है? 20 ग्राम। ये पेन कितने की मास है? 20 ग्राम। तो ये पेन का जो मास है वो है 20 ग्राम। कितना है ये? 20 ग्राम। अब इसमें से एक मैं टुकड़ा निकालूंगा, इसका लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है, पकड़ लो। कितना है? 2 सेंटीमीटर। पूरी लंबाई, पेन की लंबाई थी 10 सेंटीमीटर। पूरी पेन की लंबाई कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। टुकड़े की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब बताओ इस टुकड़े का मास कितना होगा? बोलो बोलो। 4 ग्राम होगा ना? अरे हाँ या ना? अरे भाई अगर 10 सेंटीमीटर लंबे पेन का मास 20 ग्राम है तो 2 सेंटीमीटर के टुकड़े का मास कितना होगा? 4 ग्राम। अब तुम्हारे माइंड ने से कैसे कैलकुलेट किया? जब तुमने ये बोले कि अच्छा 10 सेंटीमीटर लंबा पेन, उसका मास 20 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर की लंबाई कितनी हो गई? 2 ग्राम। 1 सेंटीमीटर की लंबाई कितनी हो गई? 2 ग्राम। तुम्हारे माइंड ने वहीं कैलकुलेट कर डाला ये बोलते से। फिर जैसे ही मैंने बोला 2 सेंटीमीटर टुकड़े की लंबाई, तुमने वो 2 ग्राम को 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। हाँ सर 4 ग्राम। फिर मैं 3 सेंटीमीटर की लंबाई, तो वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 ग्राम। अच्छा वो 5 सेंटीमीटर की लंबा सेंटीमीटर वाले मास, तो 5 को तुम 10 से मल्टीप्लाई करके बोलेंगे 2 ग्राम, 10 ग्राम सॉरी। तुम क्या कर रहे? तुम सोच रहे कि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा, तुम्हारा से माइंड से ज़बान तक कनेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग ने कैलकुलेट कर लिया, तुम्हारे से माइंड से दिमाग का ज़बान से कनेक्शन नहीं हो पा रहा उसका। बस अब भाई क्या किए तुमने? सबसे पहले तुमने मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट किए ना रे बाबा। तुमने कैसे पता चला कि तुम्हारे 1 सेंटीमीटर में 2 ग्राम रहेगा करके? तुमने टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड किया।
है कि नहीं। अरे बोले 10 सेंटीमीटर में 20 ग्राम, तो 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर यानी आया वो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना मास है, 2 ग्राम। फिर तुमसे पूछा मैंने इतनी लंबाई का बताओ कितना, 2 सेंटीमीटर कितना, तुमने फट से बोले 4 ग्राम, किसी ने बोला फट से 6 ग्राम, 3 सेंटीमीटर का कितना, तो फट से बोले तुम्हें 6 ग्राम। अब तुम्हारे दिमाग ने क्या करा, वो जो आया ना m/l की है ना, तुमने मास को लेंथ से डिवाइड करके, मैं जो लंबाई बोल रहा तुम उससे मल्टीप्लाई करते जा रहे, वही कर रहे तुम, तो वही तो कर रहे अपन अल्फाबेट्स में कर रहे ना, ये टुकड़े का मास कितना होगा, तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ करो और इस टुकड़े की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे को इस टुकड़े का क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो मतलब तुम dm के जगह क्या डाल सकते रहे, m/l इंटू dx। तो चलो भाई ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होगा देख फिर, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm, अरे dm कहाँ से रे, m/l इंटू dx, और यहाँ पर भी m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। ओके, अब आगे क्या, m/l को क्या करो, बाहर निकालो, है ना। मैं ऊपर से m/l, नीचे से भी m/l कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, कॉमन नहीं कांस्टेंट है वो करके बाहर निकाल लेता हूँ। तो m/l निकला बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, m/l निकला बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना, m/l। अब तुमको मालूम है कि क्या होगा यहाँ पर आगे, m/l हो जाएगा कैंसल, तो भैया m/l हो गया कैंसल। अच्छा, अरे सर ये लिमिट क्या आएंगे, अच्छा एक बात बता, x का जो अगर x मैं यहाँ लूँगा तो लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी x की, 0, अगर आखिरी में चल गया तो x की वैल्यू l, तो भाई कम से कम क्या हो सकती है x की वैल्यू 0, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है l, तो लिमिट्स क्या आ जाएंगे 0 to l, तो 0 to l, 0 to l। x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x² अपॉन 2, 0 to l। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 0 to l। अब आगे क्या, ये हो जाएगा फिर दैट इज इक्वल्स टू l² अपॉन 2 माइनस 0, l माइनस 0। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद l/2। आया कि नहीं आया, अपन ऑलरेडी जानते थे भैया इसका l/2 आएगा, आंसर बीचों बीच आएगा, दैट इज l/2, और ये मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम में ट्विस्ट आएगा, उधर का हो गया ना लिखना, तुम ये लिखो जब तक कि फास्ट लिखना, हाथ आज रुकना नहीं चाहिए एकदम। Next, a rod of length capital L is placed along x-axis between x equals to 0 and x is equals to L, full stop. The linear mass density rho of the rod varies with the distance as rho is equals to a plus bx, first stop, where a and b are constants, first stop. Find the position of center of mass of this
रॉड, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड। तुमको m/l की वैल्यू दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी। आसान हो दो, लिखो फटाफट। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक रॉड दिया गया है जिसका लेंथ L है, प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू L। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड वेरीज विद द डेंसिटी एज। तो यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है भाई? मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, 3 टाइप के होते हैं। लीनियर मास डेंसिटी मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। एरिया मास डेंसिटी मतलब टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। वॉल्यूम मास डेंसिटी मतलब क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो लीनियर मास डेंसिटी यानी कि m/l, इसको रो से इंडिकेट किया गया है, उसको यहाँ पर दिया गया है एज a+bx। a+bx इसने बोला है कि भाई पता लगाओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वही करूँगा जो पहले किया था। मैं एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ूंगा। इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा भाई? dm होगा। dm को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? m/l इंटू dx। इस छोटे से एलिमेंट का मास होगा m/l इंटू dx। तो अब भैया ठीक है, ये m/l इंटू dx। अब इसके बाद क्या है कि हमको भैया लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास को। इस बार जो रॉड है ना वो यूनिफॉर्म है, मगर उसका मास यूनिफॉर्मली सेम नहीं है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। मतलब देखो, पार्टिकल्स पहले कम कम है, फिर एकदम इससे बढ़ते आ रहे, मतलब आखिरी में उसका डेंसिटी कैसा है? ज़्यादा है, और पहले में डेंसिटी क्या है? कम है। तो आखिरी वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, पहले वाला हिस्सा थोड़ा कम भारी रहेगा। तो तुम सेंटर ऑफ मास बोल नहीं सकते, तुम बीचों बीच आएगा करके, है ना? यहाँ नहीं आने वाला, बीचों बीच। बोले कैसे निकालेंगे सर? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई टेंशन नहीं रे बाबा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देख क्या करना है, देखो पहले तो सबसे पहले ठंडी सांस ले। अब बोल कि भाई बच्चा है कि एक्स एक्सिस पे ही है, इसी वो एक ही एक्सिस का सॉल्व करना है अपने को। तो भैया ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, है ना? अब आगे का क्या? तो भैया देखो, डी एम को डी एक्स बनाना पड़ेगा। बोले कैसे? m/l इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चल लिख तो दे। तो मैं यहाँ लिखूँगा x इंटू m/l इंटू डी एक्स। ओके, ये सिर्फ m/l इंटू डी एक्स आएगा। फिर आपको पता चलेगा, अरे सर m/l मतलब रो, यानी कि वो तो a+bx है ना? उसकी वैल्यू क्या है? a+x। तो फिर ये हो जाएगा आपका x इंटू a+bx इंटू डी एक्स, और a+bx इंटू डी एक्स। ओके, थैंक यू बेटा। तो अब देखो ये आ गया यहाँ पे। अब उसके आगे क्या सर? बोले उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और क्या? है ना? सबसे पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन x को अंदर मल्टीप्लाई करते वक्त a इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन a+bx इंटू डी एक्स। फिर ये आएगा 0 टू L, है ना? 0 टू L यहाँ पर इसका लिमिट्स आएगा। अब देखो ax का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? ax² अपॉन 2। bx² का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? bx³ अपॉन 3। और फिर a इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ax, और इसका क्या आएगा? bx² अपॉन 2। और ये लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू L। ओके, अब हर जगह मैं L की वैल्यू डालूंगा यहाँ पे। दैट इज इक्वल्स टू
ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3 डिवाइडेड बाय ए इंटू एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2। ऊपर से भी नीचे से भी एल को कॉमन निकाल लो, तो ए एल अपॉन 2 प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ से भी एल को कॉमन निकाले, ए प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन नॉट ए स्क्वायर रे बी एल अपॉन 2, एल और एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देयरफॉर एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन 2 प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन ए प्लस बी एल अपॉन 2। तो एक्स एक्सिस पे इसका ये कोऑर्डिनेट आएगा, लिख लीजिए ए एल अपॉन 2, नहीं रे, अच्छा वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसने, मैं वही तो बोलूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसने आगे, और उसको इसने क्या किया, ये इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू 3al प्लस ट्वाइस बी एल स्क्वायर अपॉन 6 ट्वाइस a प्लस बी एल डिवाइडेड बाय 2। चेक करो रे एक बार, इंटीग्रेशन सही जा रहा है एकदम पूरा कैलकुलेशन, मेरा कुछ गलत आ रहा है यहाँ पर। थ्राइस ए एल ट्वाइस बी एल स्क्वायर 6a प्लस 3bl हो रहा है, 6a प्लस 3bl कैसा आ रहा? ये गलत लिखा मैंने, हाँ पूरा कैलकुलेशन फिर से चेक करते रहो अपन। इंटीग्रेशन एक्स डी एम, इंटीग्रेशन डी एम एक्स डी एम की जगह ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ए प्लस बी एक्स डी एक्स, एक्स होगा अंदर मल्टीप्लाई, तो ए एक्स, हाँ ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स, ए एक्स का इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बी एक्स क्यूब अपॉन 3 और ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके सही है, फिर एक्स की जगह डाले एल, तो ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3 ए एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2, और जब मैं जीरो डालूंगा तो पूरा तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस जीरो होगा तो वो कोई काम करने लिखे अभी तो। फिर ऊपर से एल, नीचे से एल कॉमन निकालो, तो ये बचेगा ए एल बाई 2 प्लस बी एल बाई 3 बी एल स्क्वायर बाई 3 ए प्लस बी एल बाई 2, सही है। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थ्राइस ए एल ट्वाइस बी एल स्क्वायर अपॉन 6, नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस ए, अरे हाँ बराबर, वो कैंसिल होके जब नीचे जाएगा तो बराबर होगा ना 3, सही जा रहे थे अपन ज़बरदस्ती के बीच के। तो थ्राइस ए एल प्लस ट्वाइस बी एल स्क्वायर, अब ये 3 इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6a प्लस 3bl, सही तो था, ठीक है। लिखो फास्ट, क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया? हाँ ज़रा जल्दी चलाओ, बहुत सारा कवर करना है। Example, locate center of mass of thin, आज की तारीख क्या है? 21 है ना, 21 है ना आज का। यूनिफॉर्म सेमी सर्क्यूलर वायर
ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये इधर का पोर्शन हो गया क्या, नीचे का लेफ्ट साइड पोर्शन सभी का हो गया? हो गया। तो हाथ क्यों उठाया? मेरे को लगा तेरा बाकी है, डरा दिया यार तूने। चलो देखो, ये वायर इस तरह से दिया हुआ है आपको, एक तेरी इन्नल्लाह मअ साबिरीन। नोटिस सारे ये वायर ऐसा है, इधर से तेरा मोटा नहीं हो गया? ऐसा लग रहा है हवा जोर से चली और बेचारा ये इधर लहर गया थोड़ा सा। समझ में आ रहा है ना? बस इसीलिए मैं बायो नहीं पढ़ा था। चलो इधर ध्यान दो। इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा ये आएगा वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं आएगा, है ना? क्योंकि हमको मालूम है कि भाई एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट रहेगा सेंटर ऑफ मास का वो 0 रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि देखो ना भाई, आपने ऐसा बीचों बीच रख दिया इसको, तो अगर ये यहाँ पर भी आया सेंटर ऑफ मास तो एक्स की वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है। ऊपर नीचे कहीं पे भी आया, ये लाइन पे कहीं पे भी आया, एक्स की वैल्यू और जेड की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है आपको ऑन वाई एक्सिस, है ना? जनरली हाइट पूछता है वो, नीचे से कितनी हाइट है, ऊपर से कितनी हाइट है वो पूछता है जनरली वो सेंटर ऑफ मास की। कैसे निकालेंगे? जो तरीका है उसको फॉलो करो। सबसे पहले एक एलिमेंट चूज़ करो। ये एलिमेंट है जिसका मास डीएम है। देखो ये एलिमेंट जो है ना, ये एक ऐसा एक थोड़ा सा कोन जैसा शेप बना लेगा यहाँ पे इसके साथ। गौर से देखना, एलिमेंट की कुछ भी चीज़ को है ना आप डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट की लंबाई dx, एलिमेंट का मास dm, एलिमेंट जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा d थीटा, वो क्या आएगा? d थीटा। तो देखो ये मैं इसकी लंबाई को dx बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस वाला होता हो, तो मैं इसको dl कर डालता हूँ। मैं बोला ना dl ले सकते अपन, तो dl कर देता हूँ। और इसका मास जो है वो dm है। इतना समझ में आया क्या? है ना? इतना सेटअप तो तुमको ऑलरेडी दे देगा वो, और नहीं भी दिया तो तुमको एक्स एक्सिस ऐसी ही बनाना है तुमको, है ना? ये एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा बनाओ, सेंटर से ऐसा गुजरे, ऊपर जाए ऐसा। अब तुमने एलिमेंट को चूज़ किए, एलिमेंट का मास dm, एलिमेंट की लंबाई dl, एलिमेंट कितना एंगल बना रहा सेंटर के साथ d थीटा। ये सारी बातें हो गई आपकी। यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ, यहाँ एक रॉड है आपके पास आर्क के फॉर्म में, उसका एक छोटा सा टुकड़ा पकड़े, उस छोटे से टुकड़े का मास कितना है? dm, उसकी लंबाई कितनी है? dl, और इसका एंगल कितना बन रहा है? d थीटा, है ना? हाँ, इसकी दूरी यहाँ से देखो, ये पूरा एक सर्कुलर आर्क, तो जो पूरे सर्कुलर आर्क का रेडियस है, ये पूरे सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है ओ से, यानी डिस्टेंस, वही इसका भी डिस्टेंस होगा,
तो मैं इसको बोल सकता कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, वो जो भी ये डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है कि स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं भी दिया, देखो ये कैपिटल आर डिस्टेंस होगा। अच्छा ठीक है, चलो भाई मान लिया। अब आगे क्या, तो भाई हमको ये समझ में आ रहा है कि उसको जैसे पिछली बार किए थे ऐसी कुछ कभी करना पड़ेगा, वो तो है, अभी वैसे ही करना पड़ेगा।